Question number 31. In which play do the following lines occur? ये जो लाइनें हैं किस प्ले के अंदर दी गई हैं, किस प्ले में ये लाइंस आई हैं, आपसे पूछा गया है। और लाइंस है दोस्तों, neither a borrower nor a lender be for loan of losses both itself and friend, and borrowing dulls the age of husbandry। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पहले आपको मीनिंग समझा देता हूं, फिर आपको बता दूंगा कि लाइन कहां से ली गई है। नाइदर आ बोरोवर, न तो कभी उधार लेने वाला बनिए, नॉर अ लेंडर भी, और ना ही कभी किसी को उधार देने वाला बनिए। न किसी से कर्जा लीजिए, न किसी को कर्जा दीजिए। फॉर, क्योंकि, दोस्तों याद रखिएगा फॉर का एक मीनिंग क्योंकि भी होता है। फॉर लोन ऑफ लॉसेस, क्योंकि जो लोन है, जो कर्जा है, प्राय लॉस कर देता है, लॉसेस खो देता है बोथ माने दोनों को, किन दोनों को, इटसेल्फ यानी पैसे को, मनी को, अपने आप को, एंड फ्रेंड और दोस्त दोनों को। यदि हम किसी दोस्त को कर्जा देते हैं या कर्जा लेते हैं तो इस तरह की जो डीलिंग है उसमें पैसा भी हम खो देते हैं और अपने मित्र को भी हम खो देते हैं। एंड बोरोइंग डल्स, और जो उधार लेना है, कर्जा लेना है, डल कर देती है द एज ऑफ हस्बेंड्री, जो मालिकाना हक है उसको भी ये कम कर देती है। तो यहां पर जो स्पीच है दोस्तों, ये स्पीच हैमलेट प्ले से ली गई है। हैमलेट की ये स्पीच, हैमलेट प्ले से ये स्पीच ली गई है। और स्पीच जो है दोस्तों वो पोलोनियस की स्पीच है। पोलोनियस इज द फादर ऑफ लेयर्टीज एंड द फादर ऑफ हैमलेट्स बिलव्ड ओफिलिया। ओफिलिया हैमलेट की बिलव्ड है, प्रेयसी है, और पोलोनियस की बेटी है। और पोलोनियस का एक बेटा है लेयर्टीज, जो कि ओफिलिया का नेचुरली भाई हो जाता है। उसको पोलोनियस समझाते हुए कहता है, क्या कहता है कि ना तो कर्जा देने वाले बनिए, न कर्जा लेने वाले बनिए, खास तौर पर मित्रों के साथ, क्योंकि इस प्रकार से दिया या लिया जाने वाला कर्ज दोनों ही चीजों को नष्ट कर देता है, एक तो पैसे को भी और दूसरी मित्रता को भी। इसमें हम दोनों ही चीजों को खो देते हैं और इस प्रकार का जो कर्ज है वो मालिकाना हक को भी खत्म कर देता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये लाइनें पोलोनियस ने कही हैं। किससे कही हैं? लेयर्टीज से कही हैं। देखिए आप सुनिएगा। The above lines were occurred in a famous play of William Shakespeare, Hamlet, in Act First and Scene Third। Act First के Scene Third में ये lines हैं दोस्तों। These lines were spoken by Polonius, who was giving advice to his son Laertes। ये लाइनें पोलोनियस के द्वारा बोली गई हैं और पोलोनियस अपने बेटे लेयर्टीज को सलाह दे रहा है। बिफोर, उससे पहले, किससे पहले? लेयर्टीज हेड्स बैक टू स्कूल। लेयर्टीज अपने स्कूल जा रहा है, एजुकेशन के लिए बाहर जा रहा है। ही स्टार्ट्स ऑफ बाय टेलिंग हिम नेवर टू लेंड, और वह अपनी सलाह को स्टार्ट करता है ये कहते हुए नेवर टू लेंड, कभी भी पैसा उधार मत लेना। और बोरो, न तो देना न उधार लेना। फ्रॉम फ्रेंड्स, मित्रों से। यू विल ऑफन एंड अप लॉसिंग द मनी एंड द फ्रेंड। अगर आप ऐसा करोगे तो आप मित्र को भी खो दोगे और पैसे को भी खो दोगे। Polonius goes on to make a wonderful point about how constantly borrowing money encourages bad spending habits। यहाँ पर वो कह देता है कि कई बार जो उधार लेने की, कर्जा लेने की आदत है वो हमारे अंदर खर्च करने की बुरी आदतों को बढ़ा देती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है, नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड।
These lines are spoken by Polonius to his son Laertes in the play Hamlet. Question number 32. Choose the correct name of the play from which the following lines have been taken. As I have told you so many times that the most important lines from the writer Shakespeare are asked in TGT exams, and most of the exams have the quotations from the plays of Shakespeare. And now here is the quotation: we are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोट है दोस्तों। ये आप समझ लीजिए कि जो भी कोट्स आए हुए हैं वो प्ले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कोटेशंस हैं उनमें से एक है। यहां पर कहा गया है वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। हम इस प्रकार का एक पदार्थ है, एक स्टफ है, एज ड्रीम्स जैसे कि स्वप्न होते हैं, जैसे स्वप्न बनते हैं, एंड अवर लिटिल लाइफ और हमारा जो छोटा सा जीवन है इज राउंडेड विद अ स्लीप, यह एक नींद के समान है। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये लाइनें किस प्ले की हैं। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, हम बिल्कुल उसी प्रकार से हैं, उसी तरीके के हैं जैसे हमारे स्वप्न होते हैं, और हमारा जो जीवन है वो एक नींद के समान है। द टेम्पेस्ट, ओथेलो, मैकबेथ और कैरियोलेंस। तो दोस्तों जो ये लाइन है ये टेम्पेस्ट प्ले से ली गई है, और टेम्पेस्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटोगोनिस्ट है, वो प्रोस्पेरो है, और इस टेम्पेस्ट को मैंने आपको बताया कि ये फॉरगिवनेस का प्ले है, क्षमा दान देने वाला प्ले है, और इसमें क्षमा की जो शक्ति है उसको बताया गया है। तो टेम्पेस्ट में कहा गया है, अब आगे देखते हैं। देखिए, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। These lines have been taken from Shakespeare's one of the famous play, The Tempest. तो ये पहली चीज आपकी कंफर्म हो गई कि ये जो लाइन्स हैं दोस्तों ये टेम्पेस्ट से ली गई हैं, और एक्ट 4 सीन फर्स्ट में ये लाइन है। एक्ट 4 सीन फर्स्ट में, एंटिसिपेटिंग हिज डॉटर्स वेडिंग टू द प्रिंस ऑफ नेपल्स। देखिए, प्रिंस ऑफ नेपल्स के साथ जो मैरिज होने जा रही है, वेडिंग होने जा रही है प्रोस्पेरो की डॉटर की। प्रोस्पेरो हैज स्टेज्ड अ शॉर्ट एंटरटेनमेंट। प्रोस्पेरो ने अपने मैजिक आर्ट से एक छोटा सा एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम एक रखा है विद स्पिरिट्स। किसके साथ? कुछ अपने मैजिक आर्ट से उसने कुछ स्पिरिट्स को बुलाया है, आत्माओं को बुलाया है, टेकिंग द पार्ट्स ऑफ द रोमन गॉड्स, जो रोमन गॉड्स के रूप में है। दोस्तों यहाँ पर आप मुझे बाद में जरूर याद दिलाइएगा, ये जो सीन है, ये जो छोटा सा एंटरटेनमेंट सीन है, ये मुझे आपको अलग से पढ़ाना है, क्योंकि इसमें कई स्पिरिट्स को अलग अलग नाम से उसने बुलाया है। यहाँ पर आप इतना समझिए कि एक डिनर का सीन है, जब उसकी बेटी की जो वेडिंग है वो होने जा रही है प्रिंस ऑफ नेपल्स से, तो वहां पर अपनी मैजिक आर्ट के द्वारा वो स्पिरिट्स को बुलाता है, और वो स्पिरिट्स एज ए रोमन गॉड्स, देवी देवताओं के रूप में प्रकट होती हैं। बट ही एब्रप्टली कट्स द फन शॉर्ट। तभी थोड़े ही समय में अचानक से वह उन चीजों को समाप्त कर देता है। कौन? प्रोस्पेरो उस कार्यक्रम को बीच में इंटरप्ट करते हुए कट कर देता है। When he remembers some pressing busyness, जब वो थोड़ा सा अपने आप को बिजी शो करता है, he tries to calm the startled couple, और वह शांत करने का प्रयास करता है उस कपल को by explaining,
एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि सभी लोग उस कार्यक्रम को देख रहे थे और आनंदित हो रहे थे, और मिरांडा वहां पर है और मिरांडा का होने वाला हस्बैंड प्रिंस ऑफ नेपल्स वहां पर है, और वो अचानक से पूछते हैं कि ये जो स्पिरिट्स हैं ये कहाँ गायब हो गए। तब यहाँ पर आंसर दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, किसके द्वारा? प्रोस्पेरो के द्वारा। somewhat of the point that the rebels performance they have witnessed were simply an illusion। तब वो उनको बताता है कि जो भी कुछ आप देख रहे थे, जिसको आप हकीकत समझ रहे थे, वो हकीकत नहीं है, एक्चुअली वो इल्यूजन्स है, वो भ्रम है, वो एक मैजिक आर्ट के द्वारा क्रिएट किया गया है। और वहां पर वो कंपेयर करता है कि बाउंड सूनर और लेटर टू मेल्ट इनटू थिन एयर, जो अपने आप में कुछ समय पश्चात मेल्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, किसमें? एयर के रूप में। तो आपको मैंने बताया था कि ही इज अ मैजिशियन, ही लर्न्स द मैजिक आर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर आइलैंड। वो उस जगह पर जाकर के, आइलैंड पर जाकर के मैजिक आर्ट को सीखता है, और मैजिक आर्ट के माध्यम से ही वो टेम्पेस्ट यानी समुद्री तूफान को उठाता है। और उसके बाद लास्ट का जो समय है, वहां पर जब वेडिंग होने वाली है उसकी बेटी की, तब वो मैजिक आर्ट से कुछ स्पिरिट्स को बुलाता है, आत्माओं को बुलाता है, और वो आत्माओं को फिर अचानक से वो उन्हें हटा देता है, गायब कर देता है। तब क्वेश्चन पुट अप होने के बाद कि वो कहाँ गई, वो एक्सप्लेन करता है, और क्या कहता है दोस्तों? फिर से उस लाइन पे आ जाइए। वी आर सच स्टफ, हम इस प्रकार से हैं, एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ, जैसे कि स्वप्न होते हैं, एंड अवर लिटिल लाइफ, और हमारा जो छोटा सा जीवन है, इज राउंडेड विद अ स्लीप, ये एक निद्रा के समान है। जैसे कुछ समय पश्चात सभी चीजों को नष्ट हो जाना है, सभी चीजें नेचुरल वे में गायब हो जाती हैं, इसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। इसमें बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं, उनको सच मान बैठते हैं, पर एक्चुअल में वो चीजें सच नहीं होती। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम द प्ले द टेम्पेस्ट। Shakespeare was a great scholar of Latin, knew a lot in Greek, had a great command over English, knew little Latin and less Greek। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है, आपने मुझसे प्रश्न भी इस क्वेश्चन को लेकर के किया था, और कुछ एक्सपर्ट लोग हैं हमारे ग्रुप में। आई वुड नॉट लाइक टू टेल द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, दे आर जस्ट डिस्कसिंग ओवर द मैटर एंड दे आर गिविंग देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, नॉट बाय द एक्सपीरियंस ऑफ देयर लिटरेचर, but only on the hearing power, only on based the hearing power. They are saying that Shakespeare had no command over English, but students, I am just going to tell you something about, there is only one person in English literature who has created so many words that there is no counting of the words that has been originated by Shakespeare। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं सॉरी, जिनको शेक्सपियर ने ओरिजिनेट किया है। और जब आप किसी की स्पीच को सुनते हैं इंग्लिश में, तो सबसे पहले आप शेक्सपियर के कोटेशंस को सुनते हैं। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट डोंट से दैट शेक्सपियर हैज नो कमांड ओवर इंग्लिश। किसी ने कहा है कि शेक्सपियर ने इंग्लिश लैंग्वेज को एक कच्ची मिट्टी के रूप में लिया, और उसके बाद में उन्होंने इसको पक्की ईंट के रूप में, मार्बल के रूप में बदल दिया। मीन्स इज टू से, आप कह रहे हैं कि शेक्सपियर की इंग्लिश पर कमांड नहीं है, और क्रिटिक्स और मैं भी ये बात कहता हूं कि शेक्सपियर के जैसा इंग्लिश पर कमांड रखने वाला व्यक्ति और कोई है नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन कि आपने ये आंसर क्यों कहा। कुछ लोगों ने कहा शेक्सपियर का हाथ इंग्लिश में तंग था। तो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस इज अ रॉन्ग इल्यूजन। बिल्कुल ये गलत है कि शेक्सपियर का हाथ अंग्रेजी में तंग था, ऐसा कुछ नहीं है। शेक्सपियर से महान कोई इस समय लिटरेचर में नहीं कहा जा सकता। इफ यू आर रीडिंग द लिटरेचर, यू आर टॉकिंग, यू आर नॉट रीडिंग शेक्सपियर, देन लिटरेचर इज हाफ एंड लॉस्ट लिटरेचर, आई वुड लाइक टू से। तो अब बात आती है कि आपके मन में ये प्रश्न क्यों आया,
क्योंकि दोस्तों यहां पर एक ये विकल्प आपने देखा है डी, इसमें लिखा है न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये बात इसने आपको कंफ्यूज कर दिया। और एक्चुअल में अगर इस सेंटेंस की हम बात करें दोस्तों, तो ये सेंटेंस अगर आज के एग्जाम में आए, देखिए ये 2009 के एग्जाम में था, तो 2009 में दोस्तों इतना हम एडवांस नहीं थे और उस समय हमको ये नहीं बताया जाता था कि कौन से प्रश्न सही हैं या सुधार आप कर सकते हैं, आपत्ति दे सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर है आपको भ्रमित तो करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो कोटेशन है, ये जो लाइन है, ये बेन जॉनसन की लाइन है। और बेन जॉनसन ने कहा शेक्सपियर के बारे में, शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो ऐसा उन्होंने कहा है, पर ये कंफर्म्ड बात जो है, किसी की कोटेशन को आप नहीं मान सकते कि रियल में ऐसा ही था। अब ध्यान दीजिए कि हैड ए ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश, इसीलिए शायद उस समय आयोग ने या जो भी संस्था रही होगी उसने सी आंसर को करेक्ट माना होगा और जो आंसर उसने दिया होगा उसी को इसमें सेलेक्ट किया गया है। आज के समय में अगर ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन में चला जाएगा। बस ये कहना कि शेक्सपियर का अंग्रेजी पर कमांड नहीं था, ये करेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं, विलियम शेक्सपियर इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज एंड द वर्ड प्रीमिनेंट ड्रामेटिस्ट, प्री एमिनेंट होना चाहिए था। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश एज अ लिटरेरी मीडियम वाज अनफिक्स्ड इन स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी इन द कंपैरिजन टू ग्रीक एंड लैटिन। व्हेन विलियम शेक्सपियर began writing his plays, the English language rapidly goes to the higher level. अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर लिखा गया है कि जब शेक्सपियर ने इंग्लिश लिटरेचर को एक नया रूप दिया, उसमें अंग्रेजी साहित्य का, अंग्रेजी भाषा का पूर्ण विकास नहीं हुआ था। शेक्सपियर के प्रयोग के बाद, शेक्सपियर के ड्रामास के बाद ही अंग्रेजी साहित्य या अंग्रेजी भाषा का बहुत ही उच्चतम विकास हुआ और ये अपने हायर लेवल पर पहुंच गई। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, दीज आर द वर्ड्स ऑफ बेन जॉनसन इन हिज पोएम टू द मेमोरी ऑफ माय बिलव्ड ऑथर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैड लेफ्ट अस। तो एक वर्क है बेन जॉनसन का, जो नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, टू द मेमोरी ऑफ माय बिलव्ड द ऑथर विलियम शेक्सपियर। तो इस वर्क के अंदर उन्होंने कहा है कि शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। याद रखिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं 34 क्वेश्चन पर। Which of the following plays does not belong to the group of 4 great tragedies of Shakespeare? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि शेक्सपियर की जो 4 वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडीज हैं, इनमें से कौन सा वर्क उन वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडीज में नहीं आता है। तो एक छोटी सी बात दोस्तों, हुक्म आप याद रखिएगा, तो इससे आपको जो इनके चारों वर्क हैं, वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडीज हैं, वो आपको बड़ी आसानी से याद रहेंगी। हुक्म आप ये ध्यान रखिएगा, इसको आप मेंशन कर लें और नॉर्मली आप याद कर लें। H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर और M फॉर दोस्तों मैकबेथ। M फॉर मैकबेथ। तो ये इनकी दोस्तों वर्ल्ड फेमस जो है ट्रेजेडी हैं, ध्यान रखिएगा। ये 4 ट्रेजेडीज हैं, हुक्म के रूप में आप इसको ट्रिक से याद कर लीजिए। और 12th नाइट जो है दोस्तों, वो इनकी ट्रेजेडी या यूं कहिए 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में इंक्लूडेड नहीं है। शेक्सपियर प्लेज हैमलेट इन्फ्लुएंस्ड बाय, शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, वो आपसे पूछा गया है दोस्तों। यहीं पे एक बात याद आ गई तो आपको मैं बता देता हूं
3 चीजें शेक्सपियर के जो वर्क आप पढ़ें तो आपको करनी है, जो आपसे एग्जाम में निश्चित रूप से पूछी जाएंगी। तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए और आप तैयारी करें तो इन 3 पॉइंट को आप जरूर तैयार करेंगे। देखिए, एक तो जो भी वर्क है, जो भी प्ले है शेक्सपियर का, उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स आपको ध्यान रखना है, और उसका जो जेनर है वो क्या है दोस्तों। जेनर आपको याद रखना है, प्रकार आपको याद रखना है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो आपको जरूर याद रखने हैं। तो सोर्स, जेनर और कैरेक्टर। कोटेशंस तो आपको लर्न होंगी जब आप उनको पढ़ेंगे तब, लेकिन जनरली इस आधार पर आप इनकी तैयारी कीजिएगा। तो शेक्सपियर प्लेज हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट वो किससे प्रभावित है। तो आपको जानकारी दे दूं दोस्तों, थॉमस किड ने एक वर्क लिखा, थॉमस किड का वर्क है स्पेनिश ट्रेजेडी। याद रखिएगा, थॉमस किड का वर्क है स्पेनिश ट्रेजेडी, और वी मे से दैट थॉमस किड्स स्पेनिश ट्रेजेडी इज द फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी। पहली रिवेंज ट्रेजेडी आप कह सकते हैं थॉमस किड के वर्क स्पेनिश ट्रेजेडी को, और उसी को आधार बनाते हुए, सोर्स उससे कैरी करते हुए शेक्सपियर ने अपना वर्क हैमलेट लिखा है। तो याद रखिएगा, हैमलेट का सोर्स भी आप कह सकते हैं थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी। उसमें एक फादर को अपने बेटे की मृत्यु का बदला लेते हुए दिखाया गया है, और हैमलेट में एक बेटे को अपने पिता की मृत्यु का बदला लेते हुए दिखाया गया है। द स्पेनिश ट्रेजेडी और हेरोनिमो इज मेड अगेन इज एन एलिजाबेथन ट्रेजेडी रिटन बाय थॉमस किड। तो मैंने आपको बताया कि थॉमस किड के द्वारा लिखी गई है स्पेनिश ट्रेजेडी, और बिटवीन 1582 एंड 1592 highly popular and influential in its time, the Spanish tragedy established a new genre। जो स्पेनिश ट्रेजेडी है उसने एक नए प्रकार की ट्रेजेडी को जन्म दिया इंग्लिश थिएटर में, अंग्रेजी साहित्य में, द रिवेंज प्ले, एंड इट इज कॉल्ड द रिवेंज प्ले। इसको रिवेंज प्ले कहा गया, रिवेंज ट्रेजेडी कहा गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हैमलेट का जो सोर्स है वो थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी है। द नेम ऑफ प्रोस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट प्ले के अंदर प्रोस्पेरो जो कि प्रोटागोनिस्ट है, उसकी डॉटर का नाम क्या है, डेस्डिमोना, कॉर्डेलिया, मिरांडा, ओलिविया। तो मैंने आपको बताया था मिरांडा जो है वो प्रोस्पेरो की डॉटर है। प्रोस्पेरो के साथ जब वह 3 वर्ष की थी तो उसको एक बार्ज में बैठा करके, छोटी नाव में बैठा करके छोड़ दिया गया था मरने के लिए, लेकिन उनके नसीब से वो बच गए और प्रोस्पेरो आइलैंड पर पहुंचता है। वहां जाकर के वो अपनी बेटी को पालता है और मैजिक आर्ट की स्टडी करता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोस्पेरोस डॉटर इज मिरांडा इन द प्ले टेम्पेस्ट। द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि डोमिनेटिंग पैशन, जो पूरे प्ले के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैशन है, वो क्या दर्शाया गया है। तो देखिए, रिवेंज ये हैमलेट में है, आप समझ रहे होंगे हैमलेट में क्या दर्शाया गया, रिवेंज। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा किसमें दर्शाई गई है दोस्तों, मैकबेथ। मैकबेथ के अंदर महत्वाकांक्षा, ड्यूक बनूंगा, राजा बनूंगा, सम्राट बनूंगा। तो आपको ध्यान रखना है, मैकबेथ वाज एम्बिशियस पर्सन। तो जो
ओवरऑल डोमिनेटिंग पैशन है मैकबेथ का, वो एम्बिशन है। हैमलेट में रिवेंज है, और जेलसी आप कह सकते हैं ओथेलो में आप कह सकते हैं जेलसी। तो ये जो डोमिनेटिंग पैशंस हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने हैं। यहां पर आप इनको याद कीजिएगा। ओथेलो में जेलसी है, और रिवेंज जो है वो हैमलेट में है, एम्बिशन जो है वो मैकबेथ में है, फॉरगिवनेस जो है वो टेम्पेस्ट में है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आप जरूर ध्यान रखें। इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद। देखिए 12th नाइट में जो वर्क है इनका 12th नाइट, उसमें ओलिविया एक हीरोइन है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर है। वो किससे प्रेम करती है, ये यहां पर पूछा गया है। तो इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद मालवोलियो, ड्यूक ओर्सिनो, द क्लाउन, वोएला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि शेक्सपियर के प्ले में सोलोलॉकी और जो बदले हुए कैरेक्टर हैं, जो रूप बदले गए हैं, उनको आपको जरूर ध्यान रखना है। जैसे 12th नाइट के अंदर जो वोएला है वो रूप बदलती है और सिजेरियो नामक व्यक्ति का वो रूप लेती है। वोएला चूंकि पहले से एक लड़की है, एक महिला है, और उसने एक लड़के का रूप धारण किया है सिजेरियो का, तो ये ओलिविया के पास ड्यूक ओर्सिनो का दूत बन करके जाता है। देखिए मैंने कहा जाता है, यानी कि वोएला जो एक लड़के के रूप में दूत बनती है ड्यूक ओर्सिनो की, ये दूत के रूप में ओलिविया के पास ड्यूक ओर्सिनो के प्रेम का प्रस्ताव लेके जाता है। कौन जाता है? वोएला। वोएला जाती है किसके रूप में? एक लड़के के रूप में, इसलिए हमने कहा जाता है। किसके प्रेम का प्रस्ताव लेकर के? ड्यूक ओर्सिनो का, क्योंकि ड्यूक ओर्सिनो जो है वो ओलिविया से लव करता है। बट ओलिविया फेल इन लव विद सिजेरियो। वो प्रेम में पड़ जाती है किसके? सिजेरियो के। तो ध्यान रखिएगा, ओलिविया फेल इन लव विद सिजेरियो। साइलोक इज ए कैरेक्टर। साइलोक एक कैरेक्टर है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, अक्सर कैरेक्टर पूछ लिया जाता है कि ये कैरेक्टर शेक्सपियर के किस प्ले में है, तो कैरेक्टर्स आप जरूर याद रखिएगा। और साइलोक, एंटोनी, पोर्शिया, ये कैरेक्टर आपको बहुत अच्छे से पता होंगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस में लिए गए हैं और मर्चेंट ऑफ वेनिस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। नहीं पढ़ा हो तो जरूर एक बार इसकी समरी आप पढ़ लीजिएगा। तो साइलोक इज ए कैरेक्टर इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेज। शेक्सपियर ने अपने प्लेज में सबसे ज्यादा हेरोइक कपलेट यूज किया है, ब्लैंक वर्स का यूज किया है, फ्री वर्स का यूज किया है, या स्पेंसेरियन स्टेंजा का प्रयोग किया है। तो मैक्सिमम टाइम शेक्सपियर ने जो अपने वर्क लिखे हैं, प्लेस लिखे हैं, उसमें ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया है दोस्तों। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें, व्हाट इज हेरोइक कपलेट, व्हाट इज ब्लैंक वर्स, व्हाट इज फ्री वर्स, व्हाट इज स्पेंसेरियन स्टेंजा, तो थोड़ा हमें ये बात आसानी से समझ में आएगी। तो आइए मैं आपको ये चारों ही एक्सप्लेन कर देता हूं कि इन चारों कैसे आप इनको क्लैरिफाई करेंगे कि इट इज हेरोइक कपलेट, इट इज ब्लैंक वर्स, इट इज फ्री वर्स, इट इज स्पेंसेरियन स्टेंजा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज ब्लैंक वर्स। देखिए दोस्तों, ब्लैंक वर्स इज ए लिटरेरी डिवाइस। सिंपल लिटरेरी डिवाइस तो है, डिफाइंड एज अनराइम्ड वर्स। देखो दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अनराइम्ड वर्स,
अनराइम्ड, जिसमें राइम ना हो, क्या कहा गया? अनराइम्ड वर्ड्स रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, मीटर हो। देखिए, ब्लैंक वर्ड्स ऐसी पंक्तियों को कहते हैं दोस्तों जिसमें तुक ना हो, राइमिंग स्कीम ना हो, परंतु मीटर का प्रयोग किया गया हो, आयम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया गया है इसमें। तो ऐसी लाइन, ऐसी दो पंक्तियां या ऐसी पंक्तियां जिनमें पेंटामीटर या मीटर का प्रयोग तो हो परंतु राइम ना हो, ये पंक्तियां ब्लैंक वर्ड्स कहलाती हैं। सिंपल वे में, टू अनराइम्ड लाइन्स हैविंग पेंटामीटर और एनी काइंड ऑफ मीटर आर कॉल्ड ब्लैंक वर्ड्स। तो ऐसी पंक्तियां जिनमें राइमिंग स्कीम नहीं होती और मीटर होता है, वो ब्लैंक वर्ड्स कहलाती हैं। In poetry and prose, it has a consistent meter with 10 syllables. Generally, प्रोज के अंदर, पोएट्री के अंदर 10 सिलेबल की जो लाइन है, जिसको हम आयम्बिक पेंटामीटर के रूप में जानते हैं, तो इन ईच लाइन द पेंटामीटर। तो पेंटामीटर मतलब दोस्तों, ये मीटर आपको अभी नहीं समझ में आता होगा, लेकिन पेंटामीटर से याद रखिएगा 5 पदों वाला मीटर, जिसमें 10 सिलेबल होते हैं और प्रत्येक सिलेबल में, प्रत्येक फुट में 2 सिलेबल देखने को मिलते हैं। तो 5 पदों में सिलेबल की अगर संख्या काउंट करें तो 10 होगी। तो वेयर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आर फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, और ऐसी पंक्ति में जो मीटर है, पेंटामीटर हो या कोई अन्य प्रकार का, जनरली इसमें पेंटामीटर का प्रयोग होता है, और इसमें जो सिलेबल है वो फॉलोड किया जाता है अनस्ट्रेस्ड पहले होगा, उसके बाद स्ट्रेस्ड होगा, लॉन्ग और उससे पहले शॉर्ट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शॉर्ट लॉन्ग, लॉन्ग शॉर्ट का कॉम्बिनेशन इसमें चलता है। आप केवल इतना याद रखिए कि ब्लैंक वर्ड्स किसको कहते हैं? 2 ऐसी पंक्तियां जिनके अंदर एक निश्चित लेंथ हो, एक मीटर का प्रयोग हो, वो मीटर किसी भी प्रकार का हो सकता है, परंतु राइमिंग ना हो, वो ब्लैंक वर्ड्स कहलाती है। आइए और अच्छे से आपको समझाता हूं। ब्लैंक वर्ड्स पोएट्री हैज नो फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइन्स। सबसे पहले तो ये बात आप कंफर्म कर लीजिए, मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि 2 लाइन, लेकिन इसमें कोई भी निश्चित संख्या लाइन्स की नहीं होती। नो फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइन्स। क्लियर? एक बात स्पष्ट हो गई। इट हैज ए कन्वेंशनल मीटर दैट इज यूज्ड फॉर वर्ड्स इन ड्रामा एंड लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। इसमें जनरली एक प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है, जो मीटर साधारणतः अंग्रेजी साहित्य में ड्रामा में प्रयोग किया जाता है या नैरेटिव पोएम में प्रयोग किया जाता है। अब वो कौन सा मीटर है दोस्तों? वो वही है पेंटामीटर, यानी 5 पदों वाली पंक्ति। आगे कहा गया है दोस्तों, इट इज ऑफन यूज्ड इन डिस्क्रिप्टिव एंड रिफ्लेक्टिव पोएम्स एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। यह मोनोलॉग में प्रयोग किया जाता है। द पोएम्स इन विच ए सिंगल कैरेक्टर डिलीवर्स हिज थॉट्स। अब दोस्तों, चूंकि यहाँ पे बात थोड़ी सी मोनोलॉग की आ गई है, तो ये भी आप ध्यान से सुनिएगा। मोनोलॉग क्या होता है? द पोएम्स इन विच, ऐसी कविताएं जिनके अंदर अ सिंगल कैरेक्टर, केवल एकमात्र कैरेक्टर जो है वो स्पीच डिलीवर्स करता है, अपनी थॉट्स को डिलीवर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, एक भाषण के रूप में। ब्लैंक वर्ड्स कैन बी कंपोज्ड इन एनी काइंड ऑफ मीटर। अब देखिए, हमने आपसे कहा था कि अनराइम्ड लाइन्स आर कॉल्ड ब्लैंक वर्ड्स बट हैविंग द मीटर। मीटर होना चाहिए, राइमिंग स्कीम ना हो, तब वो ब्लैंक वर्ड्स होगी। अब मीटर में भी सर्टिफाइड नहीं है
कि कौन सा मीटर होगा। मीटर कोई भी हो सकता है, चाहे वो आयम्बिक पेंटामीटर हो, ट्रॉकी हो, स्पॉन्डी हो या डॉक्टाइल हो। ये सभी जो है दोस्तों मीटर के प्रकार हैं। तो किसी भी मीटर के साथ ब्लैंक वर्ड्स का प्रयोग किया जा सकता है, बस आपको देखना है कि लास्ट में राइम स्कीम ना हो। देखिए टाइप्स ऑफ ब्लैंक वर्ड्स पोएट्री, आयम्बिक पेंटामीटर के साथ, ट्रॉकी ब्लैंक वर्ड्स के साथ, एनापेस्ट ब्लैंक वर्ड्स के साथ, डॉक्टाइल ब्लैंक वर्ड्स के साथ। ये मैं आपको डिटेल से जब टर्म्स का लिटरेरी सेशन हमारा चलेगा, लिटरेरी डिवाइसेस का, तब उसमें आपको ये डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूंगा। आइए अब हम फ्री वर्ड्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। फ्री वर्ड्स क्या होती है, देखिए समझिए। ब्लैंक वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार सुन लीजिए। ऐसी पंक्तियां जिनमें राइम ना हो और मीटर दिया हो, वो ब्लैंक वर्ड्स कहलाती हैं। अब बात करते हैं फ्री वर्ड्स की क्या है। Free verse is a literary device that can be defined as poetry that is free from limitations of regular meter or rhythm। देखिए ऐसी पंक्ति जिसके अंदर कोई निश्चित मीटर ना हो, कोई रिद्म ना हो, एंड डज नॉट राइम, और ना उसमें राइम हो, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, फ्री वर्स कहलाएगा। कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ना तो मीटर की लिमिटेशन है, ना ही राइम स्कीम की लिमिटेशन है। ऐसी पंक्तियां जिनमें कोई भी निश्चित मीटर का प्रयोग ना किया गया हो, निश्चित राइम का प्रयोग ना किया गया हो, वो फ्री वर्स कहलाती हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। फिर से एक बार स्पष्ट कीजिए, बड़े प्रेम से धीरे से आप समझिए। दो पंक्तियां या दो से अधिक पंक्तियां जिनके अंदर मीटर होता है परंतु राइम नहीं होती, वो ब्लैंक वर्ड्स कहलाती हैं। ऐसी पंक्तियां जिसमें न तो राइम होती है और न ही निश्चित मीटर का प्रयोग होता है, वो फ्री वर्ड्स कहलाती हैं। यहीं पर एक बात और समझ लीजिए दोस्तों, फ्री वर्ड्स को ही वर्स लिब्री भी कहा जाता है। फ्री वर्ड्स को ही वर्स लिब्री भी कहा जाता है। लिब्री मतलब लिबर्टी, स्वतंत्रता के साथ लिखा गया लेख। फ्री वर्ड्स का मतलब है फ्री हैंड होकर के लिखी गई कविता। वर्ड्स माने कविता, तो ध्यान रखिएगा, ना मीटर ना राइम तो हो गया फ्री वर्ड्स, और केवल मीटर नो राइम तो हो गया ब्लैंक वर्ड्स। आइए अब बात करते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। फ्री वर्ड्स पोएम्स हैव नो रेगुलर मीटर और रिदम, दे डू नॉट फॉलो ए प्रॉपर राइम स्कीम, ना तो उनमें कोई प्रॉपर राइम स्कीम होती है, ना कोई रेगुलर मीटर होता है। दीज पोएम्स डू नॉट हैव एनी सेट रूल्स, इनमें कोई निश्चित रूल नहीं होता। दिस टाइप ऑफ पोएम इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल पॉसेज एंड नेचुरल रिथमिकल फ्रेजेस। इसको फ्रेजेस में लिखा जाता है, टुकड़ों में लिखा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्स लिब्री। देखिए मैंने आपको बताया था कि इसको वर्स लिब्री भी कहा जाता है, विच इज ए फ्रेंच वर्ड मीनिंग फ्री वर्ड्स। ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग ही होता है फ्री वर्ड्स। तो आपसे फ्री वर्ड्स पूछा जाए तो कहिएगा नो मीटर नो राइम, और आपसे ब्लैंक वर्ड्स पूछा जाए तो कहिएगा हैविंग मीटर बट नो राइम। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्पेंसरियन स्टैंजा की। स्पेंसरियन स्टैंजा क्या होता है? द स्पेंसरियन स्टैंजा इज ए फिक्स्ड वर्ड्स फॉर्म इन्वेंटेड बाय एडमंड स्पेंसर। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि स्पेंसरियन स्टैंजा का जो ओरिजिनेशन है वो एडमंड स्पेंसर के द्वारा किया गया है, इसीलिए इसको स्पेंसरियन स्टैंजा कहा जाता है। कौन से वर्क में? फॉर हिज एपिक पोएम, उनकी जो एक एपिक पोएम है फेरी क्वीन, द फेरी क्वीन, उसमें उन्होंने इस प्रकार के स्टैंजा का प्रयोग किया है। ईच स्टैंजा कंटेन्स 9 लाइन्स। अब आपसे पूछा जाएगा कि स्पेंसरियन स्टैंजा में आखिर होता क्या है? तो दोस्तों स्पेंसरियन स्टैंजा जो होता है वो 9 लाइन्स का होता है। कितनी लाइन का? 9 लाइन का स्टैंजा जो है वो स्पेंसरियन स्टैंजा कहलाता है। ठीक है। 8 लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर, जिसकी 8 लाइन जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर की होती है। फॉलोड बाय अ सिंगल अलेक्जेंड्राइन, और
उसको उसकी जो नवी लाइन होती है वो एक अलेक्जेंड्राइन होती है दोस्तों। अलेक्जेंड्राइन का मतलब अ लाइन ऑफ 6 फीट और 12 सिलेबल। लाइन इन आयम्बिक हेक्सामीटर, देखिए मैंने कहा ना हेक्सामीटर में लिखी गई, यानी कि 6 पदों वाली एक पंक्ति। तो 8 लाइन जो होती है वो पेंटामीटर में होती है और जो नवी लाइन होगी वो हेक्सामीटर में होगी। द राइम स्कीम ऑफ दीज लाइन्स, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, फिर आप कहेंगे कि यार हमने क्यों याद नहीं किया। स्पेंसेरियन स्टेंजा में 9 लाइन होती है, 8 लाइन जो है पेंटामीटर में होती है, नवी लाइन जो है वो हेक्सामीटर में होती है, और इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए बी ए बी, बी सी बी सी सी। ध्यान रखिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। अब बात आती है दोस्तों हेरोइक कपलेट क्या है। हेरोइक कपलेट क्या है दोस्तों? कपलेट का मतलब होता है जोड़ा, 2 पंक्तियां। इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म फॉर इंग्लिश पोएट्री, और ये एक प्रथागत ट्रेडिशनल फॉर्म है अंग्रेजी साहित्य की। कॉमनली यूज्ड इन एपिक, जनरली इसको एपिक में प्रयोग किया जाता है, ग्रंथ में प्रयोग किया जाता है। एंड नैरेटिव पोएट्री, और नैरेट की गई कविताओं में किया जाता है। एंड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइमिंग पेयर ऑफ लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर, यह भी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई होती है। तो दोस्तों ऐसी कविताएं, ऐसी पंक्तियां, ऐसी 2 पंक्तियां जो राइमिंग स्कीम के साथ होती हैं और उसमें आयम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग होता है, उसको कपलेट कहा जाता है। और जब ये हेरोइक डीड्स को दर्शाती है, जब कपलेट की 2 लाइनें किसी हेरोइक डीड को दर्शाती हैं, तब एक बन जाता है दोस्तों हेरोइक कपलेट। वो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, कोशिश मैंने की है। और यदि आप इसकी डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वैसे मैं आपको आगे शेक्सपियर के बाद ग्रामर के सेशन के साथ लिटरेरी डिवाइस का सेशन लेकर के चलूँ साथ में, और आपको एक चीज बड़े अच्छे से समझ में आएगी। तो हेरोइक कपलेट दोस्तों 2 लाइन हैविंग पेंटामीटर, और यदि हेरोइक डीड दर्शाई गई हो तो वो कपलेट जो है हेरोइक कपलेट बन जाता है। ब्लैंक वर्स, राइम नहीं होगी, लाइन में पेंटामीटर या कोई भी मीटर होगा। फ्री वर्स, नो राइम, ना राइम होगी ना कोई निश्चित मीटर होगा। स्पेंसेरियन स्टेंजा 9 लाइन का स्टेंजा होगा। पहली 8 लाइन जो होंगी वो पेंटामीटर में होंगी, और जो नवी लाइन होगी वो अलेक्जेंड्राइन होगी, यानी कि हेक्सामीटर में होगी। ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यहां पर ये थोड़ा सा रह गया पॉइंट दोस्तों, आपको समझा देता हूं। कपलेट का मतलब 2 लाइन्स, टर्सेट का मतलब 3 लाइन्स, क्वार्टरेन का मतलब दोस्तों 4 लाइन्स, और क्विंटेन का मतलब दोस्तों 5 लाइन्स, और सस्टेट का मतलब दोस्तों 6 लाइन्स। तो ये स्टेंजा है। 2 लाइन के स्टेंजे को कॉपलेट बोलते हैं, 3 लाइन के स्टेंजे को टर्सेट बोलते हैं, 4 लाइन के स्टेंजे को क्वार्टरेन बोलते हैं, 5 लाइन के स्टेंजे को क्विंटेन बोलते हैं, 6 लाइन के स्टेंजे को सस्टेट बोलते हैं, 8 लाइन के स्टेंजे को ऑक्टेव बोलते हैं, ऑक्टेवा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो ये आपको याद रखने चाहिए, कपलेट, टर्सेट, क्वार्टरेन, क्विंटेन, सस्टेट, ऑक्टेव। शेक्सपियर इज अ रेनेसां प्लेराइट, a restoration playwright, 20th century playwright, a classical playwright। तो it is very easy, रेनेसां प्लेराइट है वो, रेनेसां पुनर्जागरण के समय के। Who said it, किसने कहा है? How poor are they that have not patience, कि वे लोग कितने गरीब हैं जिनके अंदर धैर्य नहीं है।
देखिए दोस्तों, ये बड़ी ही प्यारी लाइन है और सभी पर ये लाइन लागू होती है कि वास्तव में जिन लोगों के अंदर धैर्य नहीं होता, जिन लोगों के अंदर संतोष नहीं होता, वो लोग कितने भी रईस क्यों ना हो, पर वास्तव में वो लोग गरीब ही कहे जाते हैं। तो हाउ पुअर दे आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, वे कितने गरीब हैं जिनके अंदर धैर्य नहीं है। What wound did ever heal but by disgrace? देखिए पूछा गया है who said it, किसने कहा है। ओथेलो ने कहा है? नहीं। कैसियो ने कहा है? नहीं। डेस्डिमोना ने कहा है? नहीं। इयागो ने कहा है? यस। दिस इज द स्पीच ऑफ इयागो। और दोस्तों, अगर शेक्सपियर के विलेनियस कैरेक्टर की बात हो तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो इयागो का आता है। और आप मूवी देख सकते हैं ओमकारा, हालांकि उसमें काफी कुछ बदल करके दिखाया गया है, बट ऑन द बेडशीट यू मे से दैट करीना कपूर वॉज मर्डर्ड बाय अजय देवगन के द्वारा करीना कपूर को उसके पालने पर, झूले पर मर्डर कर दिया जाता है। तो आप चाहें तो वो मूवी देख सकते हैं। फिल्म का नाम है ओमकारा। उसमें जो मूवी बनाई गई है वो ओथेलो के ऊपर है। और ओथेलो में जो सबसे खतरनाक कैरेक्टर है वो है इयागो दोस्तों। और एक शब्द आता है इयागो के लिए, इसको जरूर आप याद रखिएगा, मोटिवलेस। क्या कहा गया है दोस्तों? मोटिवलेस। मोटिवलेस याद रखिएगा। मैलिग्निटी, MALIGNITY। अगर ये शब्द आपको कहीं मिलता है दोस्तों तो समझ लीजिएगा कि बात हो रही है ओथेलो प्ले के अंदर का जो विलेनियस या शेक्सपियर का जो सबसे विलेनियस कैरेक्टर है इयागो, उसकी बात हो रही है। मोटिवलेस मैलिग्निटी, ये मैं आपको आगे क्वेश्चन आएगा उसमें समझाऊंगा, पर मोटिवलेस मैलिग्निटी का मतलब आप समझिए सीधे इयागो। ओके, so how poor are they that have not patience? This is the line from the play Othello and it is said by Iago. शेक्सपियर रोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शेक्सपियर ने लिखे कितने? 154 सोनेट्स, 154 सोनेट्स लिखे हैं दोस्तों। याद रखिएगा कि 1 पहले सोनेट से लेकर के सोनेट नंबर 126 तक के जो सोनेट हैं दोस्तों, वो हेनरी रॉथस्ले को, या यूं कहिए मिस्टर WH को एड्रेस्ड है। किसको दोस्तों? मिस्टर WH को। और सोनेट नंबर 127 to 152, 127 से लेकर के 152 तक के जो सोनेट हैं दोस्तों, वो एड्रेस्ड हैं डार्क लेडी को। डार्क लेडी। अब ये डार्क लेडी क्यों कहा गया है? क्योंकि एक्चुअल में इसके सोर्स का पता ही नहीं है कि ये जो 26 सोनेट्स हैं, कौन से 26? 127 से लेकर के 155 तक के सोनेट ये किस लेडी को एड्रेस्ड है ये नहीं पता चला, इसीलिए क्रिटिक्स ने नाम दे दिया डार्क लेडी। तो याद रखिएगा दोस्तों, डार्क लेडी को एड्रेस्ड सोनेट्स की संख्या 26 है। और 121 से 126 ये WH को एड्रेस्ड हैं। और जो बचे हुए दोस्तों 2 सोनेट हैं, यानी कि 153 से लेकर के 153 और 154,
ये जो सोनेट हैं दोस्तों, ये क्यूपिड को एड्रेस्ड है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है दोस्तों, और एक एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों बार बदल करके पूछा गया है। तो याद रखिएगा, बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था, और चूंकि मैंने ये स्टडी की हुई थी इसलिए मेरा ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं हुआ। पहले 126 तक WH को एड्रेस्ड है, बाद में 26 जो बचे हैं वो डार्क लेडी को एड्रेस्ड हैं, और जो लास्ट के 2 सोनेट हैं दोस्तों वो लव गॉड क्यूपिड को एड्रेस्ड हैं। तो ये बात अच्छे से आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन बन जाता है कि शेक्सपियर के सोनेट्स का जो फर्स्ट फोलियो है वो कब आया है दोस्तों। तो दोस्तों पहला फोलियो जो है इनका 1609 में पब्लिश हुआ है, यानी कि कलेक्शन, और दूसरा फोलियो जो आया है दोस्तों वो 1632 में आया है, याद रखिएगा। और जो तीसरा फोलियो है दोस्तों वो 1663 में आया है, 63 में आया है। आप नोट कर लीजिएगा सभी पॉइंट्स को। पहला 1609 में, दूसरा 1632 में, तीसरा 1663 में। एक कलेक्शन ऑफ सोनेट्स जो है दोस्तों फोलियो के रूप में ये आए हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, और कुछ मिस्टेक अगर मुझसे होती है दोस्तों तो आप मुझे बता कीजिए, जिससे मैं इम्प्रूव कर लूं। कई बार स्टडी करते करते कुछ फैक्ट्स दोस्तों इधर उधर थोड़ा सा ओवर स्ट्रेसिंग के कारण हो जाते हैं, तो मैं आपको क्लेरिफिकेशन जो है वो आपके वीडियो में या आपके मैसेज पर मैं दे देता हूं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बात दोस्तों, मैंने मैसेज आपको डाला था, वो मैसेज आपको मिल गया होगा कि जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस आपके हैं, प्यारे भाइयों, देवियों, सज्जनों, साथियों, मित्रों, उनको आप अपने एक रफ रजिस्टर को बना लीजिए, एक छोटी कॉपी बना लीजिए, उसमें आप क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लीजिए और अपने डाउट को मेंशन कर दीजिए, ताकि जब ये वीडियो सेशन कंप्लीट हो जाए लिटरेचर का, उसके बाद जब मैं आपसे कहूं तो आप मुझे वो प्रोवाइड करा दीजिए, ताकि मैं आपके सभी क्वेश्चंस का बिल्कुल सटीक आंसर आपको दे सकूं। दोस्तों ये जिम्मेदारी मेरी है, आप बिल्कुल इसमें परेशान ना हो और अपना दिमाग उन क्वेश्चंस पर लगाएं जिनके आंसर आप हमें करेक्ट पता है। डाउटफुल को आप मेरे लिए छोड़ दीजिए और परेशान ना हो। बस थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि आप उनको नोट करते हुए चले, सीक्वेंस से नोट कर ले, जहां भी आपको मिल रहे हैं एक कॉपी में आप नोट करते जाइए। क्वेश्चन है दोस्तों, कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज। सबसे पहले तो यही सवाल बन जाता है कि कॉर्डेलिया किस प्ले में है। तो कॉर्डेलिया है दोस्तों वही 4 फेमस ट्रेजेडीज में से एक है, किंग लियर। एक्चुअली राजा का नाम है लियर, क्योंकि वो किंग है इसलिए किंग लियर बोल दिया जाता है। तो कॉर्डेलिया उनकी बेटी का नाम है, और यूं कहिए कि जिसको लियर सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं या सबसे ज्यादा जो यंगेस्ट है कॉर्डेलिया, ये किंग लियर में है। ध्यान रखिएगा, ही यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर। कॉर्डेलिया मदद करने के लिए आई थी अपने पिता की, क्यों? ही हैड गिवन हर लॉयल शेयर, ही हैड डिप्राइव्ड हर ऑफ हर शेयर, आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम। तो दिस आंसर इज करेक्ट। कॉर्डेलिया सच्चा प्रेम अपने पिता से करती थी, उसी के कारण वह उनकी मदद के लिए आगे बढ़ी। अब यहां पर दोस्तों एक चीज आपको मुझे समझानी है, एक छोटा सा फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा, जो इस बार आपको काम आ सकता है और 1 नंबर आपको दिला सकता है। याद क्या रखना है, बड़ी छोटी सी बात, ये फॉर्मूला मेरा छोटा सा आप याद रख लीजिएगा और इसी तरह आप लिख लीजिएगा, GRC
अपॉन ACF। दोस्तों अगर इतना आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे GRC अपॉन ACF, तो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर समझिए। किंग लियर के अंदर 3 बेटियां हैं राजा किंग लियर की। ध्यान से समझिएगा। किंग जो दिखाए गए हैं किंग लियर, एक्चुअली लियर उनका नाम है किंग लियर। तो लियर की 3 बेटियां हैं। पहली गोनरिल, G फॉर गोनरिल, आप नाम नोट कर लीजिएगा, गोनरिल। दूसरी रीगन और तीसरी कॉर्डेलिया। तो किंग लियर की 3 बेटियां हैं। GRC, गोनरिल सबसे बड़ी है, रीगन मध्य की है और कॉर्डेलिया सबसे छोटी यंगेस्ट है और यही सबसे ज्यादा प्रिय है लियर को। परंतु उनके क्वेश्चन का सही आंसर न मिलने की वजह से ये इनसे नफरत करने लगते हैं। अब बोले सर ये तो पता लग गया, ये G फॉर गोनरिल है, R फॉर रीगन है, C फॉर कॉर्डेलिया है, तो ये नीचे ACF क्या है? दोस्तों आपसे मैचिंग पूछ ली जाएगी कि गोनरिल का विवाह किसके साथ हुआ। तो याद रखिएगा ड्यूक ऑफ एल्बनी, A फॉर एल्बनी, ALBANY। ड्यूक ऑफ एल्बनी से विवाह किया किसने? गोनरिल ने दोस्तों। उसके बाद आ जाता है RC। तो रीगन का जो विवाह हुआ है दोस्तों वो ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल से हुआ है। किससे हुआ है? ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल, CORNWALL, ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। और कॉर्डेलिया का विवाह जो हुआ है दोस्तों वो किंग ऑफ फ्रांस से हुआ है। किससे हुआ है दोस्तों? किंग ऑफ फ्रांस, किंग ऑफ फ्रांस। तो आप याद रखिएगा किंग लियर की, एक तो आपको आसानी ये होगी कि तीनों बेटियों के नाम याद रहेंगे, गोनरिल, रीगन, कॉर्डेलिया। फिर आपको क्रम भी याद रहेगा कि सबसे बड़ी कौन थी? गोनरिल थी, उससे छोटी कौन थी? रीगन थी, उससे छोटी कौन थी? कॉर्डेलिया थी। फिर आपको ये भी याद रहेगा कि किसका हस्बैंड कौन था? गोनरिल का हस्बैंड है ड्यूक ऑफ एल्बनी, रीगन का हस्बैंड है ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल और कॉर्डेलिया का हस्बैंड है किंग ऑफ फ्रांस। तो GRC अपॉन ACF याद रखिएगा। बेन जॉनसन्स नेम इज एसोसिएटेड विद, बेन जॉनसन का नाम जो है किस प्रकार की कॉमेडी, किस प्रकार के वर्क के साथ जुड़ा हुआ है? सेंटिमेंटल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। तो दोस्तों इनका नाम, इन महाशय का नाम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहीं पर वीडियो को पॉज करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सभी पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।